हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिमानी चौहान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्र। तो आज हम इंग्लिश पेडागोजी का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड चैप्टर खत्म करने के बाद आप पेपर के जो सेट होते हैं वो ज़रूर लगाएं, यानी उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसका सेट यानी उसके प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करें। वीडियो में आपको पहले चैप्टर देके क्लियर किया जाता है, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रखे जाते हैं ताकि वो चैप्टर पूरा क्लियर हो सके। तो सेकंड चैप्टर भी इसी तरीके से किया जाएगा, पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे एंड देन बाद में लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक क्या है, देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ अ लैंग्वेज टीचिंग। तो इसे समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि लैंग्वेज क्या होता है। लास्ट क्लास में भी लैंग्वेज मैंने बताया था, लैंग्वेज मीन्स भाषा, यानी एक ऐसा मीडियम ताकि आप अपनी बात किसी से शेयर कर सको, अपने आइडियाज़ कन्वे कर सको या फिर अपने थॉट्स वगैरह एक दूसरे से बता सको। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई माध्यम या कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। तो ये तो सिंपली बता दिया है। अब इसमें एक और चीज़ बात आती है कि लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स या फिर आप कह सकते हो हिंदी में इसको, इसकी विशेषता क्या है लैंग्वेज की, कि भाई लैंग्वेज क्यों ज़रूरी होता है या फिर लैंग्वेज से हमारी ज़िंदगी पे, हमारे जीवन पे क्या इसका असर पड़ता है। तो ये देखते हैं कि लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमें तो पता ही है कि भाई भाषा किसका माध्यम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो ये कैसी किस तरीके से एक्ट करता है, ये कम्युनिकेशन यानी जो हम बातचीत करने में यूज़ करते हैं, उस भाषा को यूज़ करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन में हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। और ज़रूरी नहीं है, देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बातचीत ही करना नहीं होता, ये हमारे ज्ञान को भी बढ़ाने का काम करता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ यहीं से ही सीमित नहीं होता कि बस आप बातचीत कर रहे हो और बस इट्स ओवर। इसका मतलब ये भी है कि आप कम्युनिकेट में, देखिए, अपने आइडियाज़ कन्वे करते हो, अपने थॉट्स कन्वे करते हो, तो वहाँ पे अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हो आप। अगर आप किसी को कोई चीज़ सिखाते हो तो आपको भी तो उससे क्या बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट मीन्स अपने ज्ञान का डेवलपमेंट भी आप इस तरीके से कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड देखिए क्या है, लैंग्वेज इज अ वाइटल पार्ट ऑफ अ ग्रोथ प्रोसेस। तो मैंने अभी वही बोला कि जो आप कम्युनिकेशन में यूज़ करते हो अपनी भाषा का, वो आपको एक तरीके से डेवलपमेंट का काम करता है। तो यहीं पे यहाँ पे क्या चीज़ बोल दी कि ग्रोथ प्रोसेस, यानी आपकी जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने में मदद करती है भाषा, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहाँ पे आप दूसरे की चीज़ों को सुनोगे, अपने कुछ ज्ञान है उसको दूसरों के साथ शेयर करोगे, तो जितना ज़्यादा आप क्या करोगे, एक दूसरे के साथ मैसेजेस का कन्वे करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, बातचीत करोगे, आपकी जो ग्रोथ प्रोसेस है वो डेवलप होती रहेगी और ज़्यादा नरिश होती रहेगी। आप एक दूसरे को कल्चर को समझोगे। मान लीजिए दो बच्चे हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, तो वो जब बात करेंगे तो अपने अपने कल्चर के बारे में बताएंगे। तो इससे क्या होगा, आप अपने कल्चर को दूसरों के साथ शेयर करोगे और उसके कल्चर को भी जान पाओगे। तो यहाँ से आप क्या हो रहा है, आप यहाँ से डेवलपमेंट हो रही है, प्रोसेस ही तो हो रहा है। तो इस तरीके से जो लैंग्वेज होती है वो एक अहम रोल प्ले करती है ग्रोथ में। इसके बाद थर्ड हमारे पास आता है, इट इज सिंबलिक एंड डायनामिक। देखिए, यहाँ करेक्टरिस्टिक्स इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से एग्जाम में, और यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाता है करेक्टरिस्टिक्स से। अब ये बोल दिया कि भाई लैंग्वेज क्या है, सिंबलिक है, डायनामिक है, इसका क्या मतलब हुआ। तो देखिए, सिंबलिक का मतलब होता है लैंग्वेज में कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर, आप अगर मान लीजिए ए लिख रहे हो तो ए इसी तरीके से लिखोगे। आप हिंदी में अगर मान लीजिए अ लिख रहे हो तो आ इसी तरीके से लिखोगे। तो पर्टिकुलर लैंग्वेज में सिंबल्स होते हैं, तो उसे बोला जाता है सिंबॉलिक। एंड उसके बाद अगर बोला है डायनामिक, देखिए डायनामिक को क्या बोलते हैं, डायनामिक को हिंदी में बोला जाता है परिवर्तनशील। अब लैंग्वेज डायनामिक कैसे है, पहले देखिए क्या होता था, आजकल और पहले के ज़माने में जो लैंग्वेज थी उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि समय के साथ साथ जो है वो लैंग्वेज भी चेंज होती गई। मान लीजिए आज आपको किसी की तारीफ करनी है तो आप क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो, एडमिरेबल यूज़ कर सकते हो एंड फैंटास्टिक यूज़ करते हो। तो ज़रूरी नहीं
नहीं था कि पहले ये वर्ड यूज़ किए जाते थे। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था कि गुड बोल दिया, वेरी गुड बोल दिया, लेकिन धीरे धीरे करके जो वोकैबलरी है वो एनहेंस होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, परिवर्तन होती जा रही है। तो लैंग्वेज भी कैसा है, एक परिवर्तन का माध्यम है, यानी परिवर्तनशील होती रहती है, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। इसी तरीके से भाषा का जो स्वरूप है वो भी टाइम के साथ चेंज होता रहता है, इसलिए लैंग्वेज को डायनामिक बोला जाता है। तो डायनामिक का मीन्स तो क्लियर हो गया होगा। एंड सिंबलिक का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर लैंग्वेज में सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, अगला क्या है हमारे पास, इट इज़ प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। प्रोडक्टिव कैसे है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हो। और क्रिएटिव भी है कि आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करना सीख जाते हो, आपका माइंड ऐसा हो जाता है, क्रिएटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ह्यूमन क्या करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, वो लैंग्वेज को कुछ ना कुछ लैंग्वेज से क्रिएट करते रहते हैं, और उस क्रिएटिविटी से वो कुछ ना कुछ सीखते हैं एंड डेवलप होते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आ जाती है जितना आप लैंग्वेज को यूज़ करना सीखोगे। इसलिए से क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिव बोला जाता है और क्रिएटिव बोला जाता है। नेक्स्ट आता है, इट इज कॉम्प्लेक्स एंड इट इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, देखिए आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है, पहले कॉम्प्लेक्स समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें बहुत ज़्यादा देखिए आपको वर्ड्स याद करने पड़ती हैं, वोकैबुलरी सीखनी पड़ती है, स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ होती है, इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो आपको थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे लैंग्वेज को सीखने के लिए। लेकिन जब आप अपनी मातृभाषा सीखते हो, जो आपकी मदर टंग है, तो वो आप एफर्टलेसली सीख लेते हो, वहाँ पे तो एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, मीन्स जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है, उसे सीखने के लिए तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नए नए वर्ड्स होते हैं जिसको आपको सीखना पड़ता है, नई नई वोकैबुलरी आपको याद करनी पड़ती है। तो वो चीज़ हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इट्स इसलिए बोला जाता है लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स। लास्ट आता है लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब इंडिपेंडेंट होती है लैंग्वेज, जो लैंग्वेज के वर्ड है और जो उनका मीनिंग है, देर इज नो इनहेरेंट रिलेशन, मतलब कोई इसमें जन्मजात रिलेशन नहीं होता, किस किस में, बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज और उनके मीनिंग में, या फिर उनसे जो आइडिया कन्वे हो रहा है उनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन जन्मजात नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे आपने एक लिखा है रैट और एक में लिख दिया बैट, यहाँ पे सिर्फ आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक लेटर चेंज कर दिया, और उस लेटर को चेंज करने पे ऐसा तो नहीं कि दोनों का मीनिंग सेम है, नहीं ना, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इनका अपना मीनिंग है। चाहे आप वोकैबुलरी में एक एक लेटर चेंज कर दो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में वही आ रहा है, देखिए रैट बैट वही आ रहा है ना, लेकिन मीनिंग दोनों का अपना अपना है, अपना अपना मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, कोई एक दूसरे का मीनिंग नहीं छीन रहा है। इसलिए बोला जाता है ये क्या है, आर्बिट्रेरी है, यानी इंडिपेंडेंट है। तो ये सारे जो बताए हैं, ये सारे क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, लैंग्वेज के। यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। आगे चलते हैं, अब मेन पार्ट शुरू होता है, जो हमने क्या बोला, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी जब आप किसी लैंग्वेज को पढ़ाते हो तो क्या क्या चीज़ें, प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज हैं वो पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा आता है इसमें, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन मतलब जो आपको मोटिवेट, यानी अभिप्रेरणा, इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मैं हिंदी में भी इसलिए बताती जा रही हूँ क्योंकि हिंदी में भी सेम यही है, बस लैंग्वेज चेंज है, लेकिन इंग्लिश में ज़रूर पढ़िए। एंड इंटरेस्ट, जो हमें अच्छी चीज़ें लगती हैं, जो हमारे मन को चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो चीज़ हमें करना भी पसंद होता है। तो देखिए मोटिवेशन एक अहम रोल प्ले करता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, क्योंकि जब आप मोटिवेट होगे अंदर से, आपकी सीखने की इच्छा होगी, तभी आप किसी सेकेंड लैंग्वेज को सीख सकते हो। इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर वो सिखा रहा है तो बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, ताकि वो अगर मोटिवेट रहेंगे तो जल्द से जल्द उस लैंग्वेज को सीख सकेंगे। फर्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, इट इज़ अ प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। इसका मतलब होता है आधार, आप इसे बोल सकते हो, यानी ये किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक आधार है, या फिर इसे बोल सकते हो एक शर्त है कि भाई क्या आधार होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले आप मोटिवेट अगर होंगे नहीं तो वो लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे, इसलिए ये एक आधार होता है कि आपको लैंग्वेज सीखने से पहले मोटिवेशन ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए
ये बोला गया है। सेकेंड देखिए इसमें क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, पर्टिकुलरली इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। तो मैंने वही बोला, क्योंकि देखिए जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसे तो आप ऐसे ही सीख लेते हो, बातचीत करते करते घर में ही सीख लेते हो, लेकिन जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज है, कोई सी भी हो सकती है, आपकी इंग्लिश भी हो सकती है, चाइनीज़ भी हो सकती है, कोई सी भी लैंग्वेज जो आप सेकेंड सीखना चाहते हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन। क्योंकि जब आप अंदर से मोटिवेट होंगे, सीखने की चाह रखोगे, तभी कोई चीज़ को जल्द से जल्द सीख पाओगे। तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये हमें सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास क्या आता है, रिसोर्सेज शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स। यानी रिसोर्सेज का मतलब है जो आप बुक्स यूज़ कर रहे हो या जो भी चीज़ पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए आपके पास माध्यम है, वो माध्यम ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो और जो उनके एप्टीट्यूड यानी उनके लेवल के हिसाब से हो। ऐसा तो नहीं कि थर्ड क्लास का बच्चा होगा उसे आप फिफ्थ क्लास की बुक्स थमा दोगे तो वो पढ़ लेगा। उसी के लेवल का होनी चाहिए वो रिसोर्सेज, और उसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाएगा। तो ये बहुत हेल्प करेगा सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, आई होप सो क्लियर हुआ। चलिए सेकेंड प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट को हिंदी में बोला जाता है आदत। यानी अगर आप किसी चीज़ को अपने डेली रूटीन में बना लो, आदत बना लो, तो वो चीज़ तो आपको अच्छी भी लगने लगेगी, उसमें इंटरेस्ट भी आने लगेगा और वो सीख भी जाओगे। तो इसलिए क्या करना है, हैबिट बनानी है। लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी मास्टर्ड आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। किसी भी लैंग्वेज में आप मास्टर तब बन सकते हो जब आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये तो देखिए हर चीज़ में है। जैसे अभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ्स से पढ़ रहे हो, तो अगर आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप मैथ्स पे मास्टर हो जाओगे, आपको ट्रिक्स वगैरह सब याद हो जाएगी। इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश को भी रेगुलर पढ़ो ताकि रूल्स वगैरह सब माइंड में फिट हो जाए। तो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई बड़ा हो चाहे छोटा बच्चा हो, जितना ज़्यादा आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, उसको हैबिट में लेके आओगे, उतना ही ज़्यादा उस लैंग्वेज में आप मास्टर्ड हो जाओगे। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है देखिए, इन लैंग्वेज लर्निंग हैबिट्स ऑफ स्पीच, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी फॉर्म्ड। यानी हैबिट्स में हमें क्या क्या करना है, स्पीच करनी है, हैबिट में सुनना, लिसनिंग रखना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इन सभी चीज़ों को अपनी हैबिट बनानी चाहिए। देखिए जितना ज़्यादा आप क्या करोगे, करेक्ट बोलोगे, मान लीजिए कोई वर्ड है, आप उसको अगर करेक्ट ही बोलोगे तो आपकी हैबिट होगी, हमेशा फिर आप करेक्ट ही बोलोगे। स्टार्टिंग में एक दो बार मिस्टेक हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे उसको सीख जाओगे तो हमेशा फिर आप उस वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंसिएट करोगे। लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको हैबिट में नहीं लेके आओगे, तो फिर ऑलवेज वो आप गलत ही बोलोगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलना सीखें, स्पीच सीखें, सुनना सीखें, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा सुनोगे, जितना ज़्यादा क्लियर सुनोगे, उतना ज़्यादा ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकोगे। तो ये है सेकंड प्रिंसिपल, जो कि क्या था, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रैक्टिस एंड ड्रिल का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना। जो प्रयास का सिद्धांत है, प्रयास करने में क्या होता है, आप गलतियां करोगे, एक बार करोगे, दो बार करोगे, लेकिन बाद में जब आप बार बार प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो उस चीज़ को एक ना एक बार सीख ही जाओगे। इसलिए बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, यही नहीं कि पढ़ाई से ही रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ है उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा उसमें परफेक्ट बनते जाओगे। तो इसलिए कहा गया है, ऑल्सो वी कैन से दैट हैबिट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिसेस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तभी वो आपकी क्या बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ भी बोली गई है कि प्रैक्टिस से ही क्या बनती है, हैबिट बनती है। थर्ड देखिए इसमें क्या है, रिपीटेशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल्स शुड बी डन। यानी चीज़ों का बार बार रिपीट करना भी एक प्रॉपर इंटरवल में होना चाहिए। मान लीजिए आज आपने 5 वर्ड पढ़ लिए वोकैबुलरी के, सो आपको क्या करना होगा, सुबह आपने पढ़े, एक बार शाम को सोने से पहले उसको रिवाइज करके सोएं, एंड कल दोबारा नए वर्ड पढ़ने से पहले उसे एक बार पढ़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ लिए, 2 दिन 3 दिन के बाद उसे पढ़ोगे तो वो चीज़ भूल जाओगे। इसलिए बोला जाता है रिपीटेशन ज़रूरी है, लेकिन एक
प्रॉपर इंटरवल के साथ, यानी जो गैप होगा रिपीटेशन में वो भी एक प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी आप 2 दिन में रिपीट कर रहे हो, कभी 10 दिन में रिपीट कर रहे हो, फिर 2 दिन में रिपीट कर रहे हो, तो ऐसे रिपीटेशन जो है वो गलत होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को हैबिट में लिया जाए, उतना ही ज़्यादा उसको सीखने में मदद मिलती है। तो ये हमारा था थर्ड प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल चलते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन को बोला जाता है हिंदी में अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या है, जैसे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे होते हैं, वो जब टीचर कुछ बोलता है तो उन्हें देखते हैं कि क्या बोला है एंड देन बाद में रिपीट करते हैं, तो उसे ही बोलते हैं अनुकरण करना। तो द चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। जो एक बच्चा है वो किसी लैंग्वेज को सीख लेता है इमिटेशन के द्वारा, यानी अनुकरण के द्वारा। सेकेंड पॉइंट है द टीचर शुड ऑल्सो बिकम अ गुड मॉडल फॉर द चिल्ड्रन। देखिए टीचर को बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज अगर टीचर गलत प्रोनाउंसिएशन करेगा, गलत तरीके से बोलेगा, तो उसी तरीके से बच्चे भी सीखेंगे गलत। तो इसलिए टीचर अहम रोल प्ले करता है। तो टीचर बच्चों के लिए गुड मॉडल होता है। जितना अच्छा टीचर सिखाएगा उतना अच्छा टीचर क्या हो पाएगा, उतना अच्छा बच्चे भी सीख पाएंगे। इसलिए टीचर को विशेषकर यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। अगला पॉइंट देखिए, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, प्रोजेक्टर, ग्रामोफोन एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो रिसोर्सेज हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं, रेडियो का यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्टर से सिखा सकते हैं बच्चों को, ग्रामोफोन यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब भी है, काफ़ी ज़्यादा उससे भी सीखते हैं। उस पर कोई चीज़ दिखाओगे तो उसी तरीके से बच्चा सीखना है। जैसे टीवी है, जैसे कार्टून टीवी, जब बच्चे कार्टून्स देखते हैं तो वहाँ पे उसी की तरह सीखना, बोलना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वो भी सीख ही रहे हैं, लेकिन कैसे सीख रहे हैं, अनुकरण के माध्यम से। उसने देखा कैसे उसने बोला, फिर उसी की तरह बोलना शुरू कर दिया, तो इसे इमिटेट करना बोला जाता है। इसलिए टीचर को हमेशा अच्छे तरीके से बोलना पड़ेगा और अच्छे साफ और स्पष्ट शब्दों में प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा, ताकि साफ अगर बच्चे सुनेंगे, स्पष्ट रूप से सुनेंगे, क्लियर रूप से, तो फिर वो भी शब्दों को ऐसे ही बोलेंगे। इसलिए टीचर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। तो ये हमारा था फोर्थ प्रिंसिपल। फिफ्थ प्रिंसिपल देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच मतलब जो मौखिक रूप से आप बोल रहे हो उसे बोला जाता है ओरल अप्रोच। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, स्पीक अ लैंग्वेज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग। यानी किसी भी लैंग्वेज को बोलना क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट वे है लर्निंग का। बिकॉज देखिए जब आपने अपनी मदर टंग सीखी तो वहाँ पे कोई पेन और पेपर तो उठाया नहीं, सिर्फ मौखिक रूप से आपने उसे सीखा। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने का सबसे जो शॉर्टेस्ट तरीका है, सबसे जो छोटा तरीका होता है वो स्पीक होता है। जितना बोलोगे सामने वाला उसे सुन के रिपीट कर रहा है और वो जल्दी से उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है। पेन और पेपर तो देखिए बाद में यूज़ किया जाता है, जो स्किल्स वगैरह होती हैं जो अभी हम बाद में चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी देखिए आप जो फर्स्ट 2 स्किल देखोगे वो है स्पीक एंड लर्न। यानी रीड और राइट तो बाद में आता है, सबसे पहले लिसनिंग आता है, फिर स्पीकिंग आता है। यानी सबसे पहले आप लिसनिंग सुनोगे, देन बाद में बोलना शुरू करोगे। तो यही तो फर्स्ट स्किल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाती हैं किसी लैंग्वेज को जल्दी से सीखने में। सेकंड देखिए क्या है, स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर टू लर्न। जो स्पीच है, जो भाषण दिया जाता है, वो जो बच्चों को मोटिवेट करता है सीखने के लिए। क्योंकि जब टीचर मोटिवेशन का एक लेक्चर दे रहा होगा तो वहाँ पे स्पीच दिया होगा, तो बच्चे उसे ध्यान से सुनेंगे और उनके अंदर एक ऐसी, आप एक बार ऐसा फील होगा, उन्हें एक ऐसी मोटिवेशन भर जाएगी जिससे वो क्या होगा, वो प्रेरित होंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए। थर्ड पॉइंट देखिए, इंट्रोडक्शन टू लेसन शुड बिगिन ओरली। जो भी आप चैप्टर पढ़ा रही हो पहले उसका इंट्रोडक्शन ओरली दे दो। ओरली यानी मौखिक रूप से, कि भाई इस चैप्टर में हम इस बारे में पढ़ेंगे, पूरा एक ओरली उनको बता दो, फिर बाद में पढ़ाना शुरू करो अपना ब्लैक बोर्ड वगैरह पे जो भी पढ़ाना है। बट फर्स्ट आप जो चैप्टर शुरू कर रहे हो उसका थोड़ा सा ओरली डिस्क्राइब ज़रूर करना चाहिए। तो ये हमारा था फिफ्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। अगला देखिए सिक्स्थ प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है हर एक बच्चा अलग अलग है। डिफरेंस इंडिविजुअल
हिंदी में इसको यही बोलेंगे कि अलग अलग है हर एक बच्चा, ठीक है, हर बच्चे में। तो एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हर एक बच्चा यूनिक है और दूसरों से क्या है, अलग है। किसी में समानता नहीं होती है, हर किसी में अपना अपना एक यूनिकपन है, अपना अपना टैलेंट होता है और वो दूसरों से अलग होता है। सेकेंड पॉइंट है, इन लैंग्वेज टीचिंग वी हैव टू कीप इन माइंड दैट लर्नर्स पोजेसेस डिफरेंट एबिलिटीज, पर्सनैलिटीज एंड बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड। देखिए, जब कोई टीचर क्लास में पढ़ाता है तो उसे इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उसके क्लास में बच्चे के पास, हर एक बच्चे के पास एक अपनी एबिलिटी है, अपनी पर्सनैलिटी है और हर एक बच्चा एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आया है। तो उसे इस चीज़ को माइंड में रख के पढ़ाना चाहिए। मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट ए जो है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक है और स्टूडेंट बी जो है वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है। तो भाई टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो पढ़ाता जाए ये सोच के कि भाई बी को तो समझ में आ रहा है, ये तो इंटेलिजेंट है और ए से उसे कोई मतलब ही नहीं है, उसे तो फिर सीखने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप इतनी तेज़ी से पढ़ाओगे तो इंटेलिजेंट वाला बच्चा तो समझ जाएगा, लेकिन जो वीक स्टूडेंट है उसे नहीं समझ में आएगा। तो इस तरीके से क्लास में पढ़ाना चाहिए ताकि वीक स्टूडेंट और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है दोनों को प्रॉपर समझ में भी आए और किसी का नुकसान भी ना हो। तो इस तरीके को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है बच्चों को। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए आता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। चाइल्ड सेंटर मतलब जो बच्चा है वो लर्निंग का केंद्र बिंदु होना चाहिए, यानी स्टूडेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी वाइल टीचिंग। जब आप पढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट ही मुख्य केंद्र होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट, उनके हिसाब से टीचर को पढ़ाना चाहिए। जैसा पुराने ज़माने में अगर हम बात करें, जो पहले का टीचिंग मेथड होता था, ट्रेडिशनल मेथड जिसे हम कहते हैं, वो टीचर सेंटर्ड होता था। यानी उसमें क्या करते थे, टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता था, सिर्फ बच्चों का काम था सुनने का, उसमें डिस्कशन नहीं किया जाता था, बिल्कुल भी बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता था। तो सिर्फ बच्चे एक लिसनर की तरह बैठकर सुनते रहते थे। लेकिन जो अब न्यू मेथड है वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसमें चाइल्ड को सेंटर्ड बनाया गया है कि भाई आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराओ, इंटरेक्ट करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाओ, उन्हें डिस्कशन करवाओ उनसे, ताकि वो पढ़ाई में उनका मन लगा रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, सीख सकें चीज़ों को। तो इसलिए जो न्यू मेथड है वो कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड है। टीचर्स फोकस शुड बी ऑन द चाइल्ड। टीचर का जो सारा फोकस है वो किस पे होना चाहिए, बच्चे पे होना चाहिए, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ना इंटरेक्ट करवाना चाहिए। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो तो क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, बीच बीच में आप डिस्कशन कर सकते हो किसी टॉपिक को लेके। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा जब इन्वॉल्व करोगे बच्चों को तो उनमें बोरियत पैदा भी नहीं होगी और वो सीखेंगे बहुत ज़्यादा वहाँ से। इसलिए इस मेथड को बहुत ज़्यादा अपनाया जाता है अब सभी स्कूल्स में। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, सारे प्रिंसिपल्स पढ़ लिए कि जितने प्रिंसिपल होते हैं लैंग्वेज को टीचिंग के लिए। मोटिवेशन पढ़ लिया, ओरल अप्रोच पढ़ा, इमिटेशन पढ़ा, हैबिट फॉर्मेशन पढ़ लिया, प्रैक्टिस एंड ड्रिल पढ़ा। तो जितने जो हमने प्रिंसिपल्स अब पढ़ लिए हैं उनके बेस पे अब थोड़े से ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, ताकि वो जो प्रिंसिपल्स पढ़े हैं ना वो क्लियर हो कि एग्जाम में जाके कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है वो भी आना चाहिए। आई होप सो प्रिंसिपल क्लियर हुए होंगे। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, अ चाइल्ड इन क्लास सेकेंड विल इनिशियली लर्न द लैंग्वेज इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर थ्रू विच वन ऑफ द गिवन मैथड्स। कोई क्लास सेकेंड का बच्चा है जो अभी नया नया लैंग्वेज को लर्न करना उसने शुरू किया है, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव मैथड होगा, बहुत अच्छा मैथड कौन सा होगा जिससे वो लैंग्वेज को आसानी से सीख सके। ध्यान रखना कौन सी क्लास का बच्चा है, सेकेंड क्लास का बच्चा है। तो फर्स्ट हमारे पास है प्लेवे मेथड, यानी खेल खेल में जो हम चीज़ें सिखा सकते हैं। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाओ। इमिटेशन यानी अनुकरण के माध्यम से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो एक क्लास सेकेंड का बच्चा होता है उसको ये सारी चीज़ें करवानी चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा है तो खेल खेल में चीज़ें सीखना उसे पसंद भी होगा। खेलना सबको पसंद होता है, तो खेल के माध्यम से उन्हें बहुत सारी चीज़ें आप इजीली सिखा सकते हो। प्रैक्टिस करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा ताकि चीज़ें वो सीखें, गलतियाँ करें लेकिन बाद में वो सीख भी जाएंगे। इमिटेशन, तो बच्चे इमिटेशन के माध्यम से तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये तीनों ही मेथड हैं जो इफ़ेक्टिव बन सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन देखें क्या है,
सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा है विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड इन अ लैंग्वेज क्लास, मतलब किसी भी लैंग्वेज क्लास में सबसे अच्छा इफेक्टिव टीचिंग मेथड इनमें से कौन सा होगा। तो चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है लेइंग टू मच एम्फेसिस ऑन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे ही ध्यान दे रहे हो पूरा, या फिर रीडिंग आउट लेटर्स एंड एसे फ्रॉम अ बुक, सिर्फ क्या कर रहे हो बुक से एसे और रीडिंग, एसे और लेटर को ही पढ़ने का काम करवा रहे हो। सी ऑप्शन है एम्फेसिस ऑन रीडिंग विद करेक्ट इंटोनेशन एंड स्पीड, यानी इंटोनेशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव की, कहीं पे आप जोर देके बोल रहे हो, कहीं पे धीमा बोल रहे हो, स्पीड कैसी है सिर्फ इसी पे ध्यान दिया जा रहा है टीचर के द्वारा। या फोर्थ ऑप्शन है डिस्कसिंग अ टॉपिक और आइडिया ऑफ अ लर्नर्स इंटरेस्ट यूजिंग सिंपल वोकेबलरी, आसान तरीके से बच्चों को क्या किया जा रहा है, उनका जो इंटरेस्ट का कोई भी टॉपिक है उस पर डिस्कस करवाया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो मेथड है वो समझ ही गए होंगे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि खाली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन पे ध्यान देना या फिर बुक से कुछ चीज़ पढ़ा रहे हो इस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। जो मेन चीज़ है डिस्कस करवाना, जितना डिस्कस करवाओगे उतना पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे, तो उतना ज़्यादा उनका क्या होगा, सारे मतलब बच्चे एक साथ भाग लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर कर सकते हो बच्चों को। नहीं तो क्या होगा, कुछ ध्यान देंगे कुछ ध्यान नहीं देंगे, तो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव क्लास नहीं बनेगी। तो सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमारे पास है इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, कोई भी नई लैंग्वेज को सीखने में द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल, जो आपकी मदर टंग है यानी जो आपकी मातृभाषा है उसका ज्ञान मदद करता है, या फिर मदर टंग इंटरफेयर करती है, मदर टंग मातृभाषा इंटरफेयर करती है, या मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल, कि जो मातृभाषा है उसका बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता, या डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हो उस समय आपको क्या आता है, सिर्फ आपको अपनी मातृभाषा ही तो आती है, उसके अलावा कुछ और थोड़ी ना आता है। तो जब आप नई लैंग्वेज सीखते हो तो आपकी जो मातृभाषा का ज्ञान है वो बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। जस्ट लाइक आपको हिंदी आती है, तो जब आप इंग्लिश सीखते हो तो ट्रांसलेशन में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदर टंग हेल्प करती है। आप क्या करते हो, हिंदी से इंग्लिश बनाते हो पहले, फिर धीरे 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 करके इंग्लिश बोलना सीख लेते हो, लेकिन पहले आप ट्रांसलेशन का यूज़ करते हो, बाद में आप पूरा इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना सीख जाते हो। इसलिए जब भी कोई नई लैंग्वेज सीखते हो तो जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है आपको कोई नई लैंग्वेज सीखने में। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लॉस इंटरेस्ट इन द लेसन द टीचर शुड, जो यंग लर्नर्स हैं मतलब जो युवा वर्ग पीढ़ी होती है वो अगर मान लीजिए अपना इंटरेस्ट खो रही है किसी लेसन में, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास है टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, कोई स्टोरी बताओ या कोई एक्टिविटी उनसे करवाना शुरू कर दो, या उन्हें चुप बैठने के लिए बोल दो कि भाई कुछ देर के लिए चुप बैठ जाओ, या उन्हें बाहर जाने के लिए बोल दो कि जाओ बाहर जाओ और खेलो, एंड लास्ट है कि थोड़ी देर के लिए सो जाओ। तो ऐसा तो नहीं होगा, देखिए हम ये तीनों चीज़ें नहीं करेंगे। हम क्या चीज़ कर सकते हैं, उन्हें कोई स्टोरी बता सकते हैं, मोटिवेशनल हो चाहे वो फनी भी हो सकती है, कि वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को उन्हें मिल जाए, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं जो जिसमें इंटरेस्ट आए उन्हें। और एक्टिविटी भी देखिए इस तरह की रखनी चाहिए ताकि इंटरेस्ट भी आए और उस एक्टिविटी से उन्हें कुछ सीखने को भी मिले। तो उससे क्या होगा, जो खोया हुआ इंटरेस्ट है वो वापस आ जाएगा किसी लेसन को पढ़ाने में। तो देखिए तभी बोला जाता है कि चार्ट्स वगैरह का यूज़ करो, प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाए स्कूल्स में, क्योंकि देखिए चार्ट्स वगैरह जब आप दिखा के किसी चीज़ को पढ़ाते हो ना तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। ऐसा आप बोल बोल के पढ़ाते रहो और कुछ दिखाओ ही मत बच्चों को तो वो बोर हो जाते हैं। लेकिन आप एक मेथड यूज़ करके देख लो, प्रोजेक्टर से पढ़ाना शुरू कर दो, तो वहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा, उसमें देखेंगे बच्चे कि अच्छा ये ऐसे है, तो माइंड में उसकी इमेज भी छपती चली जाएगी। इसलिए कभी भी अगर बच्चा अपना इंटरेस्ट खो रहा है तो उसको या तो डिस्कशन करवा लो किसी टॉपिक पे या कोई एक्टिविटी करवा लो, उससे क्या होगा, इंटरेस्ट वापस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ क्या है, यंग लर्नर्स विल इंजॉय अ प्ले इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक व्हेन दे, यानी जो यंग लर्नर्स है वो एक प्ले को एंजॉय करते हैं जो उनकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। प्ले वगैरह के लिए करवाए जाते हैं ना स्कूल्स वगैरह में, टेक्स्ट बुक में अगर कोई स्टोरी है तो उस पर एक प्ले करवा दिया जाता है। व्हेन दे
लिसन टू द टीचर्स रीडिंग द प्ले, यानी वो इंजॉय कब करेंगे कि भाई टीचर जो है वो प्ले को पढ़ता चला जाए, लिसन टू द टीचर रीडिंग द प्ले, या इनैक्ट द प्ले, उस प्ले में वो क्या करें, इनैक्ट का मतलब होता है देखिए उस प्ले में वो पार्टिसिपेट करें, भाग लें। या तीसरा है डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्ले फ्रॉम द टीचर, सिर्फ टीचर से उस प्ले के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन ले लें या उस प्ले को साइलेंटली सुनते रहें। तो देखिए यंग लर्नर्स इंजॉय कब करेंगे किसी प्ले को, जब वो उस प्ले में खुद पार्टिसिपेट करेंगे, इनैक्ट होंगे उस प्ले में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट खुद करोगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले पाओगे। नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इनमें से कौन सा लैंग्वेज टीचिंग का प्रिंसिपल नहीं है। नॉट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें कि नहीं है वाला पूछा है। लर्निंग बाय डूइंग, यानी जो करके सीखा जाता है, रीडिंग बुक्स, सीइंग द ऑब्जेक्ट इन रियल, या क्रिएटिंग इंटरेस्ट। तो देखिए इनमें से जो हमने प्रिंसिपल सभी पढ़े हैं, अगर आप उसका थोड़ा सा निचोड़ निकालो तो इस प्रिंसिपल के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा है ना। सीइंग द ऑब्जेक्ट इन रियल, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूर्त रूप से देखना, मतलब रियल का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं मूर्त रूप से, अपने सामने ही देखना किसी ऑब्जेक्ट को। तो ऐसा प्रिंसिपल तो नहीं पढ़ा है ना, तो इसलिए इसका आंसर सी ही है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7th क्वेश्चन क्या है, एज अ लैंग्वेज टीचर यू वांट टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट इन क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ टीचिंग वुड यू अडॉप्ट। यानी एज अ लैंग्वेज टीचर, मान लीजिए आप एक लैंग्वेज के टीचर हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन करवाना चाह रहे हो कि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, तो नीचे दिए गए मैथड्स में से कौन सा मैथड आप अडॉप्ट करोगे, डिमॉन्स्ट्रेशन करोगे, डिस्कशन करोगे, रिसाइटेशन करोगे, या रोल प्ले करोगे। देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब है किसी चीज़ को दिखाना, जैसे डेमो होता है ना, डेमो में क्या करते हो आप, बस क्या करते हो, क्लास में आते हो, दिखाते हो, चले जाते हो बोल के। डिस्कशन मतलब आप बच्चों से कोई आइडिया पे डिस्कस कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो। रिसाइटेशन मतलब आप जो बोल रहे हो रिपीट करवा रहे हो बच्चों को, या रोल प्ले आप कोई प्ले वगैरह करवा रहे हो। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन कब होगा, जब डिस्कशन कराया जाएगा किसी टॉपिक को लेके। तो उसमें टॉपिक भी आप ऐसा चूज़ कर सकते हैं जो बच्चों के फैमिलियर हो, या ऐसा टॉपिक ले लीजिए जो उनमें इंटरेस्ट आता हो बच्चों को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट का टॉपिक है या फिर वो उनके फैमिलियर टॉपिक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प इन डेवलपिंग। जो ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जाता है, ग्रुप में काम करना दिया जाता है ना, जैसे स्कूल्स में प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि 5-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है कि आप प्रोजेक्ट करें। तो वो ग्रुप जो प्रोजेक्ट वर्क कराया जाता है वो क्या चीज़ में हेल्प करता है, अ हाई लेवल इफ़ एम्बिशन टू अचीव, यानी एक हाई लेवल का एम्बिशन अचीव करने के लिए, या कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग आप चीज़ें सीख लो, इसलिए दिया जाता है। या कंपटीशन अमंग लर्नर्स के बीच में प्रतियोगिता करवाने के लिए, या गुड मेमोरी इन यंग लर्नर्स, यानी जो यंग लर्नर्स हैं उनकी गुड मेमोरी के लिए। तो ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क देखिए क्यों दिया जाता है, ताकि उसमें क्या होता है, देखिए 5 अगर बच्चे हैं तो 5 बच्चे अपना अपना आइडिया बताएंगे, फिर उस आइडिया से वो कोई नया आइडिया जो है वो डेवलप करेंगे। यानी यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, टीम में काम कैसे किया जाता है, यानी कोलैबोरेशन कैसे किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन चीज़ों को सिखाने के लिए ही ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क जो है वो दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। आई होप सो सभी को जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड फिर भी किसी का कोई डाउट हो, किसी की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।